प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आप सभी मित्रों का सानिध्य साहित्य पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम लोग वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित मेघदूत खंड काव्य। पेपर के दृष्टिगत रखते हुए जो दूरियां बढ़ गई हैं उसमें अब हम लोग एक एक श्लोकों पर चर्चा करने का यह फैसला लिया कि एक एक श्लोकों पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो हमने पहले श्लोक मंगलाचरण के रूप में मेघदूत के पहले श्लोक का वाचन किया। आज हम मेघदूत के दूसरे श्लोक पे चर्चा करते हैं। यह महाकाव्य जो खंड काव्य विधा के अंतर्गत आता है। महाकवि कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य है, 1 गीति काव्य है, 1 खंड काव्य है और 3 इनकी रचनाएं नाटक मिलती है। रघुवंशम कुमार संभव महाकाव्य है। खंड काव्य के अंतर्गत यह मेघदूत आता है और गीत काव्य के अंतर्गत ऋतु संहार आता है, जिसमें महाकवि कालिदास जी ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। नाटक के दृष्टि से देखा जाए तो विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतल इनके 3 नाटक हैं और हमारे यूपी टीजीटी के सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतल लगा हुआ भी है। चतुर्थ अंक उसका हमको वाचन करना है, पढ़ना है। तो पहले यह पूरा अर्थात उसमें चतुर्थ अंक है अभिज्ञान शाकुंतल में और यह मेघदूत में पूरा है, इसीलिए हम लोग मेघदूत को ही शुरू किए हैं क्योंकि यह पूरा हमको पढ़ना है। और लगभग कुल इसमें 115 श्लोक हैं, प्रक्षिप्त लेकर जोड़ दिया जाए तो 121 श्लोक हैं। इतने श्लोक इसमें है और नीति शतकम भी संपूर्ण रूप से लगा हुआ है। मंदाक्रांता छंद में यह श्लोक निबद्ध है और पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद ही है, चाहे उत्तर मेघ में हम पढ़ें चाहे पूर्व मेघ में पढ़ें, मंदाक्रांता छंद में ही यह संपूर्ण ग्रंथ ही लगा हुआ है। तो आइए वाचन करते हैं, देखते हैं महाकवि कालिदास जी फिर क्या बतलाते हैं उस यक्ष के बारे में। तो वाचन करते हैं। मंदाक्रांता छंद है, यह गया छंद होती है 4 पे, 6 पे और 7 पे यति होती है। तस्मिन् आद्रो कतिचिद् बला विप्रयुक्त सकामी नीत्वामासं कनकवलया भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमालिष्टसानु वप्रक्रीडा परीडत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। तो बता रहे हैं कि तस्मिन आद्रो, आद्रो मतलब पर्वत और तस्मिन माने उसी, जो इसके पूर्व जो पर्वत का जिक्र आया था कि रामगिरी पर्वत, तो उस रामगिरी पर्वत के ही बारे में बतला रहे हैं कि तस्मिन, तस्मिन मतलब उस और आद्रो माने पर्वत, आद्रो माने पर्वत। तो कह रहे कि उसी पर्वत पे, अर्थात हम लिख लेंगे यहाँ पे कहा रामगिरी पर्वत पे। कहाँ यक्ष निवास करता है? तो रामगिरी पर्वत पे निवास करता है। तो कवि जी दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं कि तस्मिन आद्रो, उसी पर्वत पर, उसी पर्वत पर, और कह रहे कि अबला विप्रयुक्त, अबला किसको कहा जाता है? पत्नियां जो स्त्रियां होती हैं उनको अबला कहा जाता है। अबला काहे कहा जाता है? कि जिनका पति जिससे दूर हो जाता है उसको अबला कहा जाता है और जिसका पति जिसके साथ रहता है उसको सबला कहा जाता है। तो यहाँ पे अबला विप्रयुक्त, अबला काहे है? काहे कि वह अपनी पत्नी से, जो यक्ष है वह यक्षणी से दूर है। तो कह रहे हैं कि अबला विप्रयुक्त, अर्थात वह जो यक्ष है वह अपनी प्रिया से दूर है और दूर है तो कह रहे कि वो प्रिया से का विपरीत, विपरीत ऐसा वियोग में है और वियोग के कारण यह कहा जाए कि वह अपने प्रीतमा से, अपनी पत्नी से, जिससे वह इतना प्रेम करता था। तो आज कवि जी कह रहे हैं कि तस्मिन आद्रो, उसी पर्वत पर अपनी प्रिया से विमुक्त, अपनी प्रिया से
विमुक्त। तो कह रहे हैं कि तस्मिन अद्रो अबला विप्रयुक्त, उसी पर्वत पर अपनी प्रिया से विमुक्त, अपनी प्रिया से दूर, अपनी प्रिया के स्नेह में। आगे कह रहे हैं कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। कनक माने सोना, वलय माने कंगल, भ्रंश रिक्त, भ्रंश माने गिनना, रिक्त माने खाली, प्रकोष्ठ माने कलाई। अर्थात कोई यक्ष है तो कह रहे हैं कि तस्मिन अद्रो, उसी पर्वत पर अपनी अबला, अपनी प्रिया से विमुक्त, सोने के कंगन गिर जाने से, भ्रंश माने गिर जाने से, रिक्त माने खाली, प्रकोष्ठ माने कलाई। अर्थात सोने के कंगन गिर जाने से सोनी कलाई वाला कामी सह, कामी सह, वह कामुक, किसको बता रहे हैं? यक्ष को बता रहे हैं कि वह कामुक यक्ष। तो कहे कि तस्मिन अद्रोह अबला विप्रयुक्त, उसी पर्वत पे अपनी पत्नी प्रिया कांता से वियुक्त, कनक सोने के कंगन गिर जाने से, भ्रंश माने गिर जाना, सोनी कलाई वाला सह कामी, वह कामी। अर्थात जो यक्ष है उसको बता रहे हैं कि वह सोनी कलाई वाला हो गया था, इतना वियोग में था, इतना वियोग में कि अपनी प्रियतमा के वियोग के कारण वह बेचारा, उसका शरीर समझ जाइए कि जीर्ण छीण हो गया था। वह जो सोने के कंगन, जो यक्ष होते हैं बड़े धनवान होते हैं, सब कुबेर के अनुचर होते हैं। यह सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात के लिए यह कमी इनके पास नहीं होती है, इनके पास बस स्नेह प्रेम था। देखिए इतना वह विह्वल हो गया था, इतना विरही वह यक्ष था, उसकी सोना जो पहन कर आया था अपने कलाई में, जो सोने का कंगन पहना था, वह इतना जीर्ण छीण हो गया था कि उसकी कलाई से सोने के कंगन स्वयं स्वतः ही सरक कर कहीं गिर जाते हैं, लेकिन उस कंगन की उसको चिंता नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि वह यक्ष है, देव योनि में आते हैं, कुबेर का अनुचर है, धन दौलत उसके पास बहुत है। तो वह बता रहे हैं कि वह कामुक यक्ष का हुआ था कि कनक वलय, सोने के कंगन गिर जाने से जिसकी कलाई सूनी पड़ गई थी, ऐसा यक्ष, ऐसा यक्ष था। उसके बाद कह रहे हैं कि नित्वा मासा कतिचित, कतिचित नित्वा मासा, कतिचित यहाँ ऊपर कह रहे हैं कतिचित मानो कुछ, कतिचित माने कुछ, और कुछ क्या है? क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 8 महीना वह अपने विरह के दिनों को काट लेता है। और श्लोक नंबर, अगर पूर्व मेघ में हम लोग, उत्तर मेघ में, माफ कीजिएगा, उत्तर मेघ में हम जाएंगे, श्लोक नंबर 50 में, पुस्तक में बताया जाता है कि शेषान् मासा गावाय चतुरो लोचने मिलाइत्वा। अर्थात कहा जाता है कि उसके श्राप की अवधि शेष 4 महीने और बच गई थी। और शुरू में हम लोग देखें पहले श्लोक में, तो उसमें बताया कि भर्तु शापेन अष्टंग गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु, 1 वर्ष के लिए उसको श्राप मिला था। तो 1 वर्ष का श्राप मिला, पहले श्लोक में पता चला। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि वह अपने श्राप के कुछ दिवसों को काट चुका था। और फिर जाएंगे अगले, आगे इसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा, उत्तर में के 50वें श्लोक में बताया जाएगा कि वह बस शेष 4 महीने और उसके बच गए थे। तो ये दोनों तीनों श्लोकों के कॉम्बिनेशन में बता रहे हैं कि कैसा था कि कतचित नित्वा मासान, अर्थात तो वह कामी जो था वह कुछ अपने विरह के दिनों को काट लेता है। जब कुछ अपने विरह के दिनों को काट लेता है तो आगे क्या होता है? तो कह रहा है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमालिष्टसानुम्, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमालिष्टसानुम्। अर्थात आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, ऐसे अर्थात आषाढ़ जो होता है, तो हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो जो चैत का महीना होता है वह हमारा प्रथम महीना माना जाता है। अब तो 10 दिसंबर जनवरी को माना जाता है, लेकिन पहले चैत को माना जाता है। चैत, बैसाख, जेठ 3 महीना बीत गया, आषाढ़ बारिश का महीना था। और बता रहे कि आषाढ़ के पहले दिन, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, अर्थात देखा जाए जुलाई उलाई के अंतर्गत आता, आधा जून और आधा जुलाई
जुलाई के बीच में आषाढ़ का महीना आता है हिंदू पंचांग के अनुसार। तो आषाढ़ के महीने में प्रथम आषाढ़ के पहले दिन कह रहे हैं कि आलिष्ट सानुम, आलिष्ट सानुम, और आलिष्ट सानुम को देखा जाए तो इसमें आ उपसर्ग पूर्वक, इसमें देखा जाए तो आ उपसर्ग पूर्वक इसमें श्लिष धातु है। श्लिष धातु माने चिपकना होता है, श्लिष धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया है। तो कह रहे हैं कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के प्रथम दिन आलिष्ट सानु माने बाबू चोटी होती है। और किसकी चोटी है? तो कहाँ है? तो रामगिरी पर्वत पे है। तो कह रहे हैं कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन चोटी से चिपकता हुआ, चोटी से चिपकता हुआ, चिपकना आलिष्ट माने चिपकना होता है। और कहाँ चिपकता है? तो मेघ को देख रहा है, नीचे यह यक्ष खड़ा है और रामगिरी पर्वत की चोटी ऊंची है, जैसे नीचे से देखने में महसूस यह हो रहा था कि वह आकाश को छू रही है। और जैसे मेघ घुमड़ घुमड़ के आषाढ़ में जा रहे थे तो इस कामी यक्ष को यह लग रहा था कि वह इसके अर्थात रामगिरी पर्वत की चोटी से वह चिपक रहे हैं, श्लेष हो रहे हैं, श्लेष हो रहे हैं, यानी चिपक जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं। और कामी यक्ष है तो इसको आगे चल के इसमें बतलाएंगे कवि जी कि मैं पागल नहीं हूं, मैं कामातुर नहीं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन वह उसका स्वभाव यही था यक्ष का कि जैसे वह बादल को देख रहा था कामी यक्ष तो सोच रहा था कि इसकी चोटी से श्लेष हो रहा है, श्लेष हो रहा नहीं कि चिपक रहा है। और कैसे चिपक रहा है? तो नीचे कह रहे हैं कि वप्र कीड़ा परिरत गजः, वप्र कीड़ा, वप्र कीड़ा कहा जाता है। जैसे आप लोग और हम लोग, हम तो मतलब खुद हम खाटी देहाती हैं, तो अब जो हम देहात के हैं ना, तो हम लोगों के यहाँ देखेंगे तो थोड़ा भीटा उटा टाइप का भैंस चराने जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे तो भैंस रहे चाहे बरद रहे चाहे बैल रहे, या सब जब जाते हैं ना तो उसमें सिंहिया मारते हैं, सिंह मार कर मिट्टी को उखाड़ते हैं, तो उसको उत्खलित भी कहते हैं, उद्घात करते हैं, उत्खात करते हैं, या इसको उसी को यह वप्र कीड़ा बता रहा है कि जैसे वह महसूस हो रहा था कि वह अपने चाहे सिंही से बल है तो सिंही से उखाड़ भैंस है तो सिंगी से उखाड़ता है भैंसा वैसा। और हाथी के बारे में कह रहा है कि गज प्रेक्षणीयम ददर से, तो वह गज के बारे में बता रहा है कि जैसे मानो कि कोई हाथी वप्र कीड़ा कर रही हो। अब वप्र कीड़ा कैसे कर रही हो? तो गज के समान। देखिए आगे दिया प्रेक्षणीयम, और प्रेक्षणीयम में देखें तो इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक इच्छ धातु है। कौन सी धातु है? इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक इच्छ धातु है, और इच्छ धातु के साथ यहाँ पे अनियर प्रत्यय किया गया है। कौन सा प्रत्यय किया गया है? अनियर। प्रेक्षणीयम में प्र उपसर्ग पूर्व इच्छ धातु में अनियर प्रत्यय है। और वप्र कीड़ा परिरत गजः, वप्र कीड़ा में देखें तो वप्र कीड़ा करते हुए कैसे दिखाई दे रहा था? गज की भांति प्रेक्षणीयम देखने योग्य ददर्शः मेघ, तो वह मेघ ऐसा दर्शनीय हो रहा था, देखने में ऐसा लग रहा था, तो उसने क्या किया? ददर्श, और यही क्रियापद था, यही क्या है कि क्रियापद है। तो ददर्श मेघ अर्थात वह मेघ को देखा। कैसे मेघ को देखा? जैसे वह वप्र कीड़ा कर रहा हो। और यह ददर्श में देखें तो इसमें दृश्य धातु, दृश्य जो होता है इसमें दृश्य धातु है। दृश्य धातु में लिट लका प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और परस्मय पदी में यह क्रिया लगी है ददर्श। तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन आलिष्ट सानुम अर्थात चोटी से चिपकते हुए वप्र कीड़ा के जैसे प्रेक्षणीयम, प्रेक्षणीयम मानो देखने, दर्शनीय है, देखने में जो योग्य है, जो आंखों को सुख दे, तो ऐसा देखने में। तो कह रहे हैं वप्र कीड़ा परिरत गजः प्रेक्षणीय, यानी देखने में हाथी के सदृश दर्शनीय ददर्श मेघ, ऐसे मेघ को वह देखा। कौन देखा? तो वह यक्ष देखता है। तो आइए एक बार और इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि तस्मिन् आद्रो कतिचिदा बाला विप्रयुक्ता सकामी। और यहाँ पे विप्रयुक्त, तो विप्रयुक्त में देखें तो बी उपसर्ग पूर्वक प्र उपसर्ग, दो उपसर्ग में झोंके हुए हैं। और उसके बाद इसमें युज धातु है, और युज धातु के साथ
कत प्रत्यय किया गया है तो बना है विप्रयुक्त। बी और प्र उपसर्ग पूर्व युज धातु है, इसमें युज धातु है और युज धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहेंगे तस्मिन अत्र, उसी पर्वत पर विप्रयुक्त, अपनी प्रिया से वियुक्त या अपनी प्रिया के प्रेम में विरोही या वियोगी कहा जाए ना, प्रेम अपनी प्रिया के प्रेम में वियोगी कनक वलय, सोने के कंगन से जिसके गिर गए हो, भ्रंश माने रिक्त, भ्रंश माने गिर गए, और सोने के कंगन गिर जाने से जिसकी सूनी पड़ी कलाई, सहकामी, ऐसा वह कामी कौन था, ऐसा वह कामी यक्ष है। और ऐसा कामी यक्ष कह रहे हैं उस यक्ष के बारे में कि कदिचित अर्थात कुछ मासान नित्वा, अपने कुछ दिनों को अर्थात अपने वह श्राप के कुछ महीनों को काट लेता है। और जब अपने कुछ श्राप के महीने को जब काट लेता है तो श्राप के महीने को जब काट लेता है तो आगे क्या होता है, तो आगे बता रहे हैं कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमालिष्ट सानु। तो कहा कि आषाढ़ के प्रथम दिन श्लिष्ट सानु अर्थात उसी पर्वत के चोटी से चिपकते हुए मेघ को वप्र कीड़ा परिरत गजह प्रेक्षणीयम, वप्र कीड़ा करते हुए हाथी के सदृश प्रेक्षणीयम माने सदृश जो देखने योग्य था, जो दर्शनीय है, ऐसे ददर्श मेघ, ऐसे उस मेघ को देखता है। आषाढ़ के प्रथम दिन वह सानु माने चोटी से, देखिए यहाँ पे शब्दार्थ भी पूछा जाए तो सानु माने चोटी होता है, तो यहाँ पे शब्दार्थ से भी प्रश्न आ रहे थे, तो शब्द सानु माने चोटी, श्लिष्ट माने चिपकना, श्लिष्ट में कौन सी धातु है, तो श्लिष्ट धातु है। यही सब आ रहा है, बारीकी बारीकी से हम लोग देखें। जैसे प्रेक्षणीयम में है तो प्र उपसर्ग पूर्वक है, इसमें कौन सी धातु है तो इच्छ धातु है, कौन सा प्रत्यय है तो अन्य प्रत्यय लगा हुआ है। तो आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघमालिष्ट सानु, आषाढ़ के प्रथम दिन वह चोटी से चिपकते हुए, और किस प्रकार से चिपकते हुए तो कहा गज परिरत वक्र कीड़ा, जैसे हाथी मानो की अपने दोनों सूढ़ों को लगा करके कुछ उखाड़ रही है, उत्खात कर रही है, ऐसा वह उसके श्रेष्ठ के बारे में, वह कामी यक्ष था, वह कामुक यक्ष था, तो वह उसके चिपकने का है बताया कि जैसे वह वप्र कीड़ा करते हुए गर्ज के अर्थात हाथी के समान वह सदृश्य, वह प्रेक्षणीय था, देखने योग्य था, दर्शनीय था, ऐसे मेघ को ददर्श, ऐसे मेघ को वह यक्ष देखता है। कब देखता है तो आषाढ़ के दिन में। प्रश्न ऐसे बनना शुरू हो जाता है, आषाढ़ के किस दिन में देखा तो पहले दिन देखा था, पहले दिन देखा तो उसके कितने महीने शेष बचे तो 4 महीने शेष बचे थे। वो अपने श्राप के कितने समय को काट लेता है तो अपने श्राप के 8 महीने को वह काट चुका है। वह यक्ष कैसा है तो कह रहे हैं कि वह कामी यक्ष था, उसका मतलब किसका सूना कलाई पड़ गया था तो यक्ष का सूनी कलाई पड़ गई थी। वह यक्ष अपने कलाई में क्या पहना था तो सोने के कंगन पहना था। किस पर्वत पर वह ऐसा उसका कलाई सूनी पड़ती है तो तस्मिन अधूरा था, तो उसी रामगिरी पर्वत पे ही उसकी सोने की कंगन से गिर जाने से उसकी कलाई सूनी पड़ जाती है। तो ऐसे ऐसे ही प्रश्न आएंगे और ये कई श्लोक से, अब चूंकि अब डिजिटल बोर्ड तो है ये नहीं, व्यवस्था नहीं, तो अब और भी हम लगा देते, पीडीएफ लगाए होते तो हम और समझाते कायदे से कि हाँ यहाँ से यह है, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे, तो ग्रामर की टिप्पणियां हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जो आएगा हम हर श्लोक में हम बताते चलेंगे कि यहाँ से ऐसे ऐसे, या कौन सा प्रत्यय है, कौन सा मतलब यहाँ पे कौन सी धातु लगी है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा वचन है, इत्यादि शब्दों को, कुछ शब्द के अर्थों को भी देखते चलेंगे और कुछ शब्द के अर्थों को देखते चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो कुछ तो मंजिल नजदीक आ ही जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। आप सपोर्ट करेंगे, सहारा करेंगे तो हमारा मनवा थोड़ा उत्साहित होगा, तो और ढंग से कुछ लग जाएंगे कि हाँ हमको भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, हम आपको भी लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो प्राकृतिक ह्यूमैनिटी होती है ना, तो आदमी स्वयं को खड़ा करने लगता है कि हम भी कुछ करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, क्या है कि जब वीडियो आपके यहाँ जाए पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर अच्छा लगे तो भैया तय करिए, नहीं तो फिर अपन वाली करें, पढ़ाओ हमारा काम, पढ़ो तुम्हारा काम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।